अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शहला महमूद और हम अपने इस टी टाइम में आपकी मुलाकात करवाते हैं शोबिस के मुख्तलिफ शख्सियात से जिन्होंने अपनी अपनी फ़न की जहत में पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पूरी दुनिया में रोशन किया बल्कि हमें अपने काम की बदौलत जो है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मज़े मज़े की इंटरटेनमेंट हमें फ़राहम की है। तो जनाब, आज हम आपकी मुलाकात जिस सेलिब्रिटी से करवाने वाले हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि हम जो है वो सन 2000 की दहाई के बाद से जो मुख्तलिफ किस्म का बहुत ज़बरदस्त सा मेलोडियस सा जो म्यूज़िक सुनते चले आ रहे हैं और उनकी धुनें जो है वो कहाँ कहाँ नहीं बजी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार भी उनकी धुनों का चर्चा रहा है। जी बिल्कुल जनाब, मैं बात कर रही हूँ हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री की एक मायानाज शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इम्मू। इम्मू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इम्मू ने जो है वो अपना सफ़र शुरू किया था मेरे ख्याल में, अगर फ्यूजन जिस वक्त बना है, अगर मैं गलत नहीं तो आई थिंक 2001 के बाद से फ्यूजन का सफर ये था। बिल्कुल, तो बिल्कुल हम उस सफर के बारे में भी बात करते हैं। अब इमू से ही डायरेक्ट बात करते हैं। जी इमू, बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि म्यूजिक होता है कि वो बचपन से ही एक चीज़ आपके अंदर होती हो, तो आपको किस वक्त ये महसूस हुआ कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है या मुझे उस फील्ड में जाना है? तो आपका सफ़र जो था कब से स्टार्ट हुआ? मेरा सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ कि मेरे फादर हम सारे भाइयों को बचपन से म्यूज़िक सुनाते थे। ओह, तो मुझे याद है कि 7 साल की उम्र से म्यूज़िक सुन रहा हूँ मैं, तो आई वाज द यंगेस्ट। तो बस वो इंक्लाइन करते हैं ना आप, जैसे कि बच्चों को मूवीज़ दिखा रहे हैं, इंग्लिश, पाकिस्तानी, इंडियन म्यूज़िक हर तरह का सुना रहे हैं, तो वो एक आप उससे अब सीखते हैं। तो दैट ये जर्नी थी मेरी, तो वो इस तरह स्टार्ट हुआ और मैंने लेटर ऑन पिक कर लिया म्यूज़िक। तो मैं अब वाहिद हूँ घर में अपनी म्यूज़िक को प्रोफेशन प्रॉपर जिसमें उसमें मतलब आगे प्रोफेशन में लेके, और बाकी भाई सब निठल्ले निकम्मे निकले और बाकी फील्ड में चले गए। हाँ, कुछ और फील्ड में गए वो, मगर म्यूजिक तरफ कोई नहीं आया। म्यूजिक की तरफ से कोई नहीं आया। अच्छा इमू, ये बताइए कि जो प्रोफेशनली आपको सब जानते हैं, मैं भी शुरू से आपको एज इमू ही जानती हूँ, तो आपका नाम है सैयद मोहम्मद इमरान मोमिना, राइट? तो ये इमरान जो था ये इमू कब हुआ? अच्छा, ये तो बचपन में ही हो गए थे। मम्मी पापा ने बोला था कि चलो ये सबसे छोटा है, तो सबके निक नेम थे। दो मुझसे एक बड़े भाई और मेरा, हम दोनों के निक नेम्स थे। तो उनको जो बुलाया जाता था तो मुझे इमू बुलाया जाता था। ओके। तो बस तो आपने फिर अपने प्रोफेशन में भी इसी नाम को कंटिन्यू हर कोई, वो जितने भी दोस्त यार थे, वह बाप थे, तो वो सब इमू के नाम से जानते हैं। तो वो जारी बात है, ये फेसबुक ने भी फिर एक दफ़ा हुआ था मेरे साथ, मैं इमू ही लिखता था। तो मैं कहीं किसी मुल्क चला गया, तो मुझे याद है कि मैं फ्रांस में चेक इन हुआ फेसबुक में, उसके क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी एयरपोर्ट से। उसके बाद मैं जैसे ही इस्तांबुल पहुंचा, वहाँ से कनेक्ट हुआ, वैसे ही कराची पहुंचा 4-6 घंटे बाद, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये पता नहीं कौन आदमी है, इधर उधर कर रहा है कि तुम अपना पासपोर्ट भेजो और वही नाम रखना। तो मुझे भेजना पड़ा, फेसबुक बंद हो गया था मेरा। ओह माय गॉड, मतलब ये वाली परेशानी भी हुई है आपको? अच्छा खैर इमू, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि बचपन से ही सफ़र शुरू हो गया था, लेकिन जो आपके करियर को एक बूम कहते हैं मिला, वो जब आपने 2001 के बाद फ्यूजन, तो ये वाला ख्याल कैसे आया कि जैसे आप तो सोलो म्यूज़िक बनाते होंगे, जाहिर सी बात है, तो फ्यूजन का ख्याल कैसे आया? अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट सी है। म्यूज़िक ही करता था, म्यूज़िक की शौक था, मगर हमेशा से बिहाइंड द सीन। कभी भी मुझे टीवी पे आने का शौक नहीं था। बचपन से मैं चाहता था कि अच्छा सीरियस म्यूज़िक करूँ, अच्छी म्यूज़िक प्रोड्यूस करूँ। तो वो एक होता ना कि आप सुनते सुनते ऐसे लोगों को आप पहुँच जाते हैं वहाँ तक कि अच्छा ये करना चाहता हूँ। तो 90 से लेके 2001 तक म्यूज़िक प्रोड्यूस किया अलग अलग लोगों के लिए, जिसमें शकीला खुरासानी भी हैं, मरहूम जुनैद जमशेद भी हैं, नजम शराज भी हैं, बनी भी हैं, और शकीला खुरासानी, बहुत सारे लोग हैं। आई मीन 360 बहुत सारा काम किया। तो फाइनली फिर मैंने कहा चलें, बहुत टाइम हो गया है। तो मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूँगा। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं जो इंतकाल कर गए, आमिर ज़की, आप जानते हैं? जी आमिर ज़की साहब, उनको कौन नहीं जानता। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे बोला था कि यार इमू, हम सारे अच्छे म्यूजिशियंस को ना काम पे लगाया हुआ है लोगों ने, हम अपना कुछ नहीं करते। हाँ, वाह, दैट हिट मी लाइक एनीथिंग ना। वाह। और ये 98-99 की बात है। सही। बस उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, बैंड बनाना कि आपने बस अपने अपना कुछ करना है। उसके बाद मतलब 98 में आपने ये सोचा और फिर 3 साल बाद
फ्यूजन पैदा होता है। तो फ्यूजन में फिर शालूम थे आपके साथ, शफकत भाई, हाँ, बिल्कुल। तो उनको किस तरह से कनेक्ट किया? शालम और मैं बचपन के दोस्त हैं, तो वी बीन फ्रेंड्स फॉर लास्ट 27 इयर्स। आपने कहा शालम चल आजा बैंड बनाना है? नहीं, वो साथ ही होते थे, बैंड भी नहीं बनाना, हम होते ही साथ थे। 94 से लेके आज तक माशाल्लाह साथ ही हैं। तो शफकत भाई बाद में आए थे, तो वो फिर एक एडिशन हो गए थे। 99 मेरा स्टूडियो था, तो उधर ही रहते थे, उधर ही खाते थे, पीते थे, वहीं सोते थे, वहीं अक्सर क्रिएटिव लोगों का काम ऐसे ही होता है, थोड़ा सा हिप्पी टाइप का, थोड़ा सा खाना बदोश टाइप का। हाँ, नहीं इतने खाना बदोश नहीं थे मगर ये कि यू आर राइट, इन दैट वे यंग थे ना, तो सिंगल थे, तो यू नो क्रिएटिविटी आती भी ऐसी है। क्रिएटिविटी कभी भी सोफिस्टिकेटेड और उसमें मेरे ख्याल से ऐसे नहीं आती। मैं सबसे ज्यादा क्रिएटिव हुआ हूँ जब मैं क्रिकेट खेल के आया हूँ। ऐसे ही हुआ है। गाने दोनों बने फ्यूजन के, जो मोस्ट हिट गाने हैं ना, एक आंखों के सागर और एक खमाज, मैंने क्रिकेट खेलने के बाद बनाया था। तो यहाँ पर जो है वो इमू जो है वो एक टिप भी दे रहे हैं सारे म्यूजिशियंस को कि सुन लें कि अगर आपको अच्छा म्यूजिक बनाना है ना, तो या तो क्रिकेट खेलिए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं मेरा क्रिएटिव थॉट प्रोसेस जाग जाता है ना, कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स थोड़े से हाइपर एक्टिव हुए होते हैं, तो आप यू थिंक ऐसे ना, बड़ा हाँ, ये ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है कि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल डल हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा जिस्मानी मशक्कत के बाद वो मजीद एक्टिव हो जाता है। तो यानी कि तब आपका जो है वो फ्यूजन क्रिएट हुआ 2000 के बाद, बिल्कुल। और फिर फ्यूजन ने जो है वो माशाल्लाह क्या जबरदस्त किस्म के झंडे गाड़े, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार तक फिर एक गूंज चली, और आंखों के सागर तो फिर एक जबरदस्त ट्रैक रहा। तो वो आप क्या कहते हैं कि 2001 के सफर के बाद फिर आपका माशाल्लाह चलता रहा सफर, तो तब से लेके अब तक आप क्या म्यूजिक को कहाँ देखते हैं आज? देखें, म्यूजिक तो इवॉल्व हो रहा है। देखें, मैं सबसे कहता हूँ कि आज एक ऐसा टाइम है कि एवोल्यूशन हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब हम 50-60 से देखें तो बड़ा चेंज हो गया। इस वक्त ये दौर है वो बहुत इलेक्ट्रॉनिक मिक्स दौर है। कुछ लोग फोक म्यूज़िक पसंद करते हैं आज भी, कुछ लोग बहुत इलेक्ट्रॉनिक, जो यंग बच्चे हैं जिनकी एज ब्रैकेट 11 साल से लेके 22-23 साल तक, वो बिल्कुल एक डिफरेंट म्यूज़िक सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक सुनते हैं, रैप सुनते हैं, और हम उनको कहते हैं जेन ज़ी। तो पता नहीं वो कहते हैं वो जेन ज़ी, और हम जो हैं वो सारे जनरेशन एक्स हैं। 2000 से पहले के जेन ज़ी, जो बच्चे अभी 20 साल हुए हैं, 18 साल के हुए हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं। तो दिस इज एक समथिंग, एक आजकल एक ये भी एक है। तो म्यूज़िक, मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक जा रहा है, पाकिस्तानी म्यूज़िक चेंज हो गया है, विच इज़ गुड। अच्छा, यहाँ पे लोगों को आदत नहीं है चेंज की। ये बड़ा मसला है कि हमें वाकई में आदत नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है चेंज को एक्सेप्ट करना, और लोग बड़ी मुश्किल से। तो ऐसे में फिर आप जैसे जो म्यूजिशियंस हैं जो चाह रहे होते हैं, तो वो फिर किस तरह से उस ऑडियंस को इस तरह से एंगेज करते हैं? देखिए, एज अ प्रोफेशनल मुझे 32 साल हो गए, ठीक है ना, तो आई हैव टू लर्न एवरी सिंगल डे। मुझे रोज सीखना है, मुझे समझना है कि अच्छा अब क्या हो रहा है, ये नई साउंड क्या कह रही है, नई शायरी क्या कह रही है, ठीक है, ये नया स्टाइल आ गया, रैप करने लगे, थोड़े अरसे का होता है वो, एक पार्ट आया चला गया, फिर कुछ हो रहा है। तो एज प्रोफेशनल मुझे हर वक्त अपबीट रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा। अच्छा, उसमें फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी बहुत ज्यादा वो होता है ना, कि पहले जो थे वो देसी म्यूजिक मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, मैनुअल होते थे, उसमें मैन पावर ज्यादा इस्तेमाल होती थी। तो उसमें जो है वो कितना उसमें डिफरेंस आया है जब आज के हम म्यूजिक उसके इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें और जब पुराने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की? देखें, बहुत चेंज आ गया। अब मैं आपको इस तरह बताऊं कि पहले जब फिल्म के या रेडियो के गाने, टीवी के गाने बनते थे, 20-25 म्यूजिशियंस बैठे हुए होते थे, वो काम करते थे। अब आप 2 लोगों में एक काम हो सकता है, एक आदमी कर सकता है वो काम। से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत स्ट्रांग हुआ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग हो गए, सारे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट आ गए। मैं घर पे बैठ के अकेले काम करता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। मुझे सिंगर को बुलाना होता है, या कोई मैनुअल इंस्ट्रूमेंट अगर चाहिए हो, फ्लूट, तबला, ढोलक या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट, तो मैं उनको बुला लेता हूँ और रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अदरवाइज मैं सब कुछ घर पे बैठ के क्रिएट करता हूँ। लेकिन यहाँ इमू ऐसा नहीं कि देखिए इस तरह से पहले अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग इंगेज होते थे, काफ़ी सारे लोगों की रोज़ी लगी हुई होती थी। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से जो है वो जो म्यूजिशियंस पुराने होते थे, क्योंकि हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं, रिपोर्ट पे देख रहे होते हैं कि वो फिर उनको काम नहीं मिलता, तो उनको किस तरह से वो करते हैं? सैडली ये हुआ है, और ये अब नहीं हुआ, आज से 30 साल पहले स्टार्ट हो गया था जब हमने सीखना शुरू किया था। उस वक्त तक दौर था, पीटीवी सपोर्ट करता था, रेडियो सपोर्ट करता था। पिछले मेरे ख्याल से 20 सालों में रेडियो ने कुछ नहीं बनाया, और
पीटी ने भी कुछ नहीं बनाया, प्रोड्यूस नहीं किया, हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर में चला गया। बिल्कुल। अब जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो म्यूजिशियन तो या आर्टिस्ट तो भूखा ही मरेगा। बिल्कुल। और फिर हर चीज़ जब आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे होंगे तो वो फिर किस तरह से उसकी चीज़ें फ्लरिश आप वो हो ही नहीं सकता। वो बोलेंगे कट कॉर्नर्स करेंगे ना, कम पैसे में, तो इतने लोग हैं इनके बजट कम करो या इनको आधे कर दो, तो इसीलिए तो हम आर्ट्स काउंसिल आते हैं। बिल्कुल, कि आर्ट्स काउंसिल एक उन्होंने एक बनाया हुआ है, एक इदारा है जो हेल्प के लिए बनाया है, लोगों की हेल्प होती है इससे। बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुराने म्यूजिशियंस थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस देखे हैं कि जो अब जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ म्यूजिक ही बजाया है, तो अब उनको और कुछ नहीं आता, वो कुछ और कर भी नहीं सकते, अब ऐसे में वो क्या करें? शैला, मैं और कुछ नहीं कर सकता, ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, मुझे म्यूजिक के अलावा और कोई काम नहीं आता। ये तो अपने काम से ईमानदारी हुई ना, ये नहीं ईमानदारी हुई, मगर क्योंकि मैंने अपने सारे ये किश्तियाँ जला चुका हूँ, मैं और कोई काम जानता ही नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत शायद बेवकूफ़ बना लूँ, मगर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा ही होगा, वो ज़्यादा नहीं हो सकता, यू नो। तो और मुझे कोई काम नहीं, तक बना सकेंगे, बस वो इधर थोड़ी है, नॉट प्रोफेशनल, मतलब किसी और उसमें तो फिर आप नहीं कर सकते। इसी प्रोफेशन में मुझे म्यूजिक, पहले तो एज अ कीबोर्ड प्लेयर, फिर एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, एज अ कंपोजर, ऐसी मैंने तरक्की की ना। आप गाने कंपोज करते हैं, आप चीज़ें करते हैं, फिर मैं साउंड इंजीनियर बना, फिर साउंड डिज़ाइनर बना, तो ये मेरे फील्ड की एक वो है, क्या कहते हैं, एक एवेन्यूज़ है जिस पे मैंने मेहनत करके आगे बढ़ा। अदरवाइज मैं, और जो लोग, वही बात आ गई कि अगर मैं अब बीट नहीं रहूँगा, टाइम के साथ नहीं चलूँगा, तो मैं ऑब्सोलीट हो जाऊँगा, तो फिर आप खत्म हो जाते हैं। तो फिर आपको जब आपका फ्यूजन अभी चल रहा था, तो उसके बाद फिर शफकत साहब चले गए, तो फिर एक आपने नई दरियाफ्त की, खुरम, आई थिंक उसका नाम, नहीं, रमीज खुरम से पहले रमीज था, जी हाँ। ठीक है। तो वो फिर आपको कैसे, मतलब कब लगा कि नहीं, मतलब जाहिर सी बात है, एक आपका फाउंडर मेंबर में से एक बंदा जा रहा होता है, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? देखिए, उस वक्त मैं आपको सच बताता हूँ, जब आपका अपीयरेंस होती है, एक बड़ा बैंड बनता है, तो वो बहुत नाम कमाया अल्लाह की करम से। जब शफकत भाई ने बोला कि मैं अब कुछ अपना करना चाहता हूँ, तो हमने अपनी विजन को वही रखी, एंड वी कंटिन्यूड ऑन दैट। तो फिर हमने दूसरा सिंगर लिया, रमीज़ आए, रमीज़ के साथ में 5 साल काम किया, पूरी दुनिया में टूर किए, एल्बम बनाया। उन्होंने बोला कि यार नाउ माय टाइम इज़ ओवर, वी हैव टू मूव ऑन। हमने उसके बाद फिर खुरम इकबाल आए, खुरम के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमने, 8 साल, गुड 8 ईयर्स। फिर उसने बोला कि इनू भाई, मैं अब अपना रास्ता खुद देखना चाहता हूँ, वी विश हिम गुड लक। तो हमने उसको छोड़ा और 2 साल बैठ गए, इसलिए कि कोविड का टाइम आ गया था। नाउ वी अगेन, अब अगले 2 महीने के बाद से आप फ्यूजन को फिर देख रहे होंगे एक नए सिंगर के साथ। यानी कि हम जो है वो यहाँ पर ब्रेकिंग दे रहे हैं आपको कि फ्यूजन पूरी तैयारी के साथ फिर से वापस आ रहा है, ऐसा ही है। तो जी बिल्कुल, फ्यूजन के लिए जो है वो बेस्ट ऑफ लक। और क्योंकि मेरी बचपन की बहुत सारी यादें फ्यूजन के साथ वाबस्ता है, और हम हर पार्टी में, हर मेहंदी में, हर जगह हम फ्यूजन के गानों के ऊपर नाच रहे होते थे, गा रहे होते थे। तो हमारी यही दुआ है कि ये फ्यूजन जो है वो आगे भी हम कई सालों तक ऐसे ही देखते रहे। तो बिल्कुल इमू हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। जी बिल्कुल, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया में टी टाइम, और टी टाइम में हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो हैं इम्मू, फ्यूजन वाले इम्मू। और हम जब ब्रेक से जाने से पहले बात हो रही थी कि फ्यूजन जो है वो भरपूर तैयारी और ताम झाम के साथ अब दोबारा आ रहा है, तो क्या आप आज हमारे शो के जरिए आपका जो मेन वोकलिस्ट होगा उसको रिवील कर रहे हैं या नहीं? मुझे नहीं मालूम इंटरव्यू कब आएगा मगर ये रिवील तो हो चुका है, बस ये है कि हम चाहते हैं कि और अच्छी तरीके से, वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड एक नई आवाज़, एक नए तरीके से काम। देखें, शायद शुरू में हमें बड़ा इमोशनली लगता था, ड्रेनिंग, कि जब शफकत भाई चले गए थे, तो कोई छोड़ के जा रहा होता है, ऐसी बात है, आपको पता नहीं होता कि क्या है, इसलिए कि बहुत अच्छी चीज़ एक लेवल पे आ जाता है, फिर इस तरह का कोई मिसहैप हो तो आपको एक सेटबैक होता है, और यू गो बैक, और फिर आपकी, आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, और होता है, आपको हर्डल्स देखने पड़ते हैं, और हमने देखे, ठीक है, मगर वी विल नेवर बैक डाउन, हमने हमेशा काम किया, और वही काम आपको आगे लेके जाता है। तो उसके बाद हमने आई थिंक ज़्यादा काम किया। अच्छा, फिर ये मीडिया भी चेंज हुआ ना, पहले टीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, हम टीवी की वजह से ही हैं, मैं अभी भी यही करता हूँ, टीवी ने बहुत सपोर्ट किया हमें। अब
2008 के बाद से टीवी चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा ना। अब ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ जी हाँ, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की हो गई। तो कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम भी काम कर रहे हैं। हमारे टूर्स बाहर ज़्यादा होते हैं, हम इवेंट्स बाहर शोज़ बहुत करते हैं। तीसरा ट्रिब्यूट एल्बम बनाया था, सेकंड एल्बम रमीज़ ने गाया था, अपना नींद ना आए वाला एल्बम। फिर अब फोर्थ एल्बम रेडी है, तो उस पर हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा, इसलिए कि पुरम चले गए थे, तो हमने वापस से सारी चीज़ें कर रहे हैं। मगर इट्स ऑल गुड, मैं बड़ा पॉजिटिव लेके चलता हूँ। हाँ, 2 साल जो कोविड के थे उसमें हमने तय कर लिया था कि अच्छा कुछ नहीं कर रहे, लेट्स वेट, इसलिए कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो यानी कि अब जो है वो करीब हम देख रहे हैं कि जी हाँ, टूर भी वापस है, यूएस का, यूके का टूर है जो प्लान्ड है सितंबर ऑनवर्ड्स, तो वो कर रहे हैं। म्यूज़िक वीडियोज़ आ रहे हैं, एल्बम आएगा, कॉन्सर्ट्स हमने अभी से सोचना शुरू कर दिया, अच्छा क्या करना है, वीडियोज़ कैसे बननी है। सही तो ये हो रहा है, तो अब उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा होती है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये एक प्रोसेस है हमारे लिए भी, क्योंकि जिन के साथ भी हमने काम किया बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। शफकत भाई हों, रमीज़ हों, खुरम हों, जो नया सिंगर है उसके साथ भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, इसलिए कि एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, उसके साथ आपको ट्यून करना होता है। वो ट्यूनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तो है, उसके बगैर तो कोई काम होता नहीं है। तो दैट्स कॉल्ड फ्यूजन, तो हम ये कर रहे हैं। तो इस वक्त इस बात का उसमें आप चालुम तो है ही, एक दूसरा एडिशन जो है वो भी आप लीड वोकलिस्ट भी है। बिल्कुल, वो टॉप सीक्रेट रखा हुआ है, ठीक है, अभी नहीं बताया है इन्होंने। खैर चले, जब आएगा तो फिर हमें नहीं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने कभी अपनी ऑडियंस को अपने मायूस नहीं किया। बिल्कुल, ये बात तो है कि फ्यूजन ने जब कुछ किया है, फ्यूजन का मतलब ही यही है, फ्यूजन लाइक इम्तिजाज, एक मिक्स, उसमें आप सब कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा इमू, यहाँ मुझे ये बताइएगा कि हम म्यूज़िक की, जैसे आजकल के म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि अब हमारे जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो गाने वाले हैं, वो सूफीज़्म की तरफ बहुत ज़्यादा उनका झुकाव है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बड़ा स्पिरिचुअल सा आदमी, मगर ये एक ट्रेंड है इस वक्त, एक ट्रेंड की वजह से सूफीज़्म पे जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। यानी ये कहना चाह रहे हैं एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे सब लग गए, चले जाते हैं, जिसको देखो सब सूफी हो गया। जो सूफी है, मैं खुद मतलब हम तो कहते हैं कि बख्श दो बुल्ले शाह की जान, बख्श दो बुल्ले शाह की जान, मतलब बाबा बुल्ले शाह की शायरी हर उसको कख नहीं पता होगा उसका मतलब, उसकी शायरी की क्या सोल है, लेकिन हम लगे पड़े हैं उसके पीछे पड़ गए हैं ना, जब तक वो बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि बेजा वो तो हम उसको कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ऐसा लगता है उनको दैट इज वेरी इजी, शायद मैं हिट हो जाऊंगा, ये शायद मैं ज़्यादा आगे निकल जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अपना रास्ता खुद चुनना होता है। ठीक है, दे आर यंग, तो सारी बातें इनएक्सपीरियंस है, टाइम लगेगा। एक्सपीरियंस आते आते, समझते समझते, हम देखें, हमें अभी 20 साल हो गए फ्यूजन को, और हमने सिर्फ 3 ही एल्बम बनाए हैं। 20 सालों में सिर्फ 3 एल्बम, चौथा एल्बम आएगा। ये बहुत मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता कि आपने हर साल एक एल्बम बना दिया। देखें, आप 20 साल से फ्यूजन का गाना सुन रही है ना। हाँ बिल्कुल। इसी वजह से कि उससे पहले के 11 साल मेरे थे, 8 साल शालम के थे, और मेरे ख्याल से 15-20 साल शफकत भाई के थे। तो हमने एक एल्बम क्रिएट किया था बहुत अच्छा, जो आज तक आप लोगों को याद है। और उससे पहले की अगर हम बात करें, जितने बड़े बड़े जाइंट्स थे हमारे म्यूजिक के, मेहदी साहब, गुलाम अली, मैडम नूरजहां, उनके तो गाने आप सुनेंगे तो 60 साल पुराने गाने हैं, मगर आज सुनते हैं ना, सुनते हैं अभी भी, बिल्कुल। वो तो फॉरएवर सॉन्ग है, वो वाला म्यूजिक कभी नहीं मर सकता। वो नहीं मर सकता, यही मेरा पॉइंट है कि आप अच्छे गाने बनाएंगे तो आपको टाइम चाहिए होता है बनाने के लिए, सोचना होता है, वो टाइमलेस होता है। अगर कोई अभी मुझे कहते हैं 20 साल पहले सुना था आपका खमाज, तो आज भी वैसे ही लगता है। तो मेरे लिए तो इट्स अमेजिंग, इससे अच्छी कोई बात नहीं। और 19 साल पहले आई थिंक आंखों के सागर हमने सुना था, तो वो मैं आज भी आते हुए सुन रही थी, तो मुझे वही कभी कभी जब दिल चाहता है तो वो हम गाड़ी में वही लगा के सुनते हुए मैं जा रही होती हूँ, आंखों के सागर। अच्छा, वो यहाँ ये बताइएगा कि पुरानी जर्नी पर तो हम आपकी बात कर ही रहे हैं, अभी रिसेंटली आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, तेरियां लोड़ा, तो काफ़ी वो मुझे कॉन्सेप्ट उसका बहुत डिफरेंट लगा, क्योंकि उसमें मोहसिन अब्बास हैदर जो है वो मे बी हमारी ऑडियंस ने अभी तक देखा है कि नहीं देखा, कि एक ट्रांसजेंडर के रूप में नजर आ रहा है, एंड आई लव हिज मेकअप, मुझे उनका मेकअप बहुत पसंद है। अच्छा, पहला जब मैंने टीजर देखा उसका तेरियां लोड़ा का, तो मैं पहचान नहीं पाई कि कौन है, मुझे मतलब देखना पड़ा, वो तो कैप्शन पढ़ा तो मुझे अच्छा चाहिए मोहसिन अब्बास हैदर है। तो ये इस तेरियां लोड़ा के बारे में कोई बताइए, ये कैसे आपको, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया आपको? अच्छा, क्योंकि
बहुत अच्छा गाता है, ही इज अ वेरी वेरी मल्टी टैलेंटेड, वेरी मल्टी टैलेंटेड, है ना, सिर्फ गाते अच्छा नहीं है। हाँ, तो वो ग्रेजुएट है नेपा से, आपको तो पता ही होगा। तो और माशाल्लाह वो हम क्रिकेट भी खेलते हैं, दोस्त भी हैं, तो स्टार 11 में क्रिकेट भी खेलते हैं। कहते हैं यार मेरी एक कॉम्पोजिशन है इमू भाई आप बनाएं, तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने बस, उसने उस वक्त तक हम रिवील नहीं किया था कि किस टॉपिक क्या होगा, काफी हसास टॉपिक ले लिया आपने। जी हाँ, ये उसने बाद में किया। पहले तो मुझे बहुत रोमांटिक लगा वो गाना। अच्छा, हम जारी बात है हमारे गाने होते ही रोमांटिक है और यहाँ पे लोगों को पसंद भी आता है। और हम बहुत रोमांटिक कॉम है। हाँ, रोमांटिक भी है और इमोशनल बेसिकली। हाँ, जिसके अंदर ना वो वाली बातें होती है ना, दिल तोड़ने वाली, जुदाइयों वाली, और ये तो बहुत ही हिट होता है। बिल्कुल, हाँ, ये फॉर्मूला है ना। तो उन लोगों को बहुत पसंद आता है। दिल जले पाए जाते हैं, दिल जले, पूरी नेशन ऐसी है, ऐसे ही है। मतलब इतना सा बच्चा जिसको पता भी नहीं होगा, मगर दिल जला। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ट्रांसजेंडर जो उसमें नजर आ रहे हैं? ये ही वाज वर्किंग ऑन समथिंग। उसने बोला था कि मैं समथिंग को डिफरेंट करूंगा, इसलिए कि क्योंकि एक्टर भी है और बहुत अच्छा गेटअप भी कर लेता है, पहले भी आ चुके हैं उसके बहुत सारी चीज़ों में। तो मैं भी बहुत सरप्राइज हुआ ऑनेस्टली जब मैंने पहला शॉट देखा ना। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ये, मैं समझ रहा था कि बहुत एक रोमांटिक सा गाना होगा, इस तरह होगा, मगर इट इज़ अ ब्रेव मूव। ये बहुत ब्रेव चीज है। ये करना बहुत अभी तो उसको बहुत क्रिटिसाइज भी सुनने पर मेरे ख्याल में मिलना शुरू हो गई होंगी। देखिए वो तो एक चलता ही रहता है, लोग कुछ ना कुछ किसी बहाने क्रिटिसाइज करते हैं, मगर ठीक है। देखिए ये एक टॉपिक है हमारे मुल्क का, एक बड़ा एक टॉपिक नहीं, इशू है इशू है हमारा। वो तो चाहे जो हमारे ट्रांसजेंडर्स है वो कहाँ जाए, तो वो क्या करें, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए कोई हमारे पास रूथलेस लोग हैं, मतलब रूथलेस में देखिए वो है ही नहीं ना हमारे यहाँ। उनके लिए कोई आज आके बेचारा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा या तो मेकअप आर्टिस्ट बन जाएगा एक ट्रांसजेंडर, या फिर वो बेचारा वही सड़क के ऊपर भीख मांग रहा होता है। तो वाकई में उनका दर्द तो है जो गाने में नजर भी आ रहा है। आप सोच नहीं सकते ना ये। तो ये मेरे नजदीक एक बहुत ब्रेव बात है जो उसने किया, और उसने ये मेरे ख्याल से एक ट्रिब्यूट है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए दिया उसने। तो दिस इज समथिंग वेरी कमेंडेबल। बिल्कुल, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तेरिया लोड़ा जो है वो आपको सोशल मीडिया पर जगह जगह पर नज़र भी आएगा। तो और फिर फीडबैक भी दीजिएगा बिल्कुल इम्मू को, कि इम्मू ने काफ़ी मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे बाद न्यू की कोलैबोरेशन जो किसी के साथ किया है। खैर, इम्मू हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातें भी कर रहे हैं। और अभी जो है वो यहाँ पर एक वक्त हुआ जाता है हमारे छोटे से ब्रेक का, और हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। यहीं से फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम, और टी टाइम में हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे पाकिस्तान के बहुत ही नामवर और बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन इम्मू। और इम्मू से जो है वो हमारी गपशप जारी थी, और हम बात कर रहे थे इम्मू के नए एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने काफ़ी अर्से बाद जो है वो किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है, और इनका कोलैबोरेशन था मोहसिन नवाज हैदर के साथ, तेरिया लोड़ा। तो वो ज़रूर देखिएगा, मैंने तो देखा है कल, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और उसका कॉन्सेप्ट भी जो हम बात कर रहे थे ट्रांसजेंडर पे, तो आगे का क्या आप देखते हैं? एक तो जैसे आपने कहा, बताया हमें अभी कि आप जो है वो इंशाल्लाह फ्यूजन जो है वो पूरे बैंड के साथ वापस आएगा, तो इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स आगे आपके चल रहे हैं? देखिए मैं एक तो फ्यूजन है, वो दैट्स माय प्रायोरिटी आल्सो। उसके अलावा मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा हूँ बाकी लोगों के लिए, नए टैलेंट के लिए। अच्छा। जी हाँ, उसमें बहुत सारे डिफरेंट जॉनरा के म्यूज़िक है जो मैं प्रोड्यूस करने में लगा हुआ हूँ, और वो आस्ते आस्ते आपको यूट्यूब के ज़रिए नज़र आएगा, इसलिए कि चैनल्स तो नहीं दिखाते इस वक्त, बिल्कुल उनका एक कॉन्सेप्ट बदल चुका है। बट जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, तो मैं उनके लिए हेल्प कर रहा हूँ जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। हम उस पर मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, नए टैलेंटेड लोग भी मिले हैं, उनके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि उनकी एक नई जगह बने और नए लोग भी आएँ। आपने से अंडर प्रिविलेज की बात की, तो मेरे जहन में भी आ रहा था कि हमारा जो लियारी एरिया है कराची का, बहुत बहुत क्रिएटिव, मतलब उनकी क्रिएटिविटी देख के आप दंग रह जाते हैं कि वो बिल्कुल एक से एक बच्चे हैं, एक से एक बच्चा आता है। क्योंकि आर्ट्स काउंसिल में हमने देखा है उनके आर्टिस्ट स्कूल में भी और उनके म्यूजिक स्कूल में भी, कि जो लियारी के बच्चे ना वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे होते हैं। उनका जो एक काम है, उनकी जो चीज़ें हैं, तो ऐसा किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं आप? बहुत सारे लोग डिफरेंट शहर से आ रहे हैं। बहुत सारे सिंध का डेटा है, सराइकी म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत मेलोडिक होता है। और फिर
पंजाब, पश्तो, पूरा ये जो हमारा के है, मगर मैं एक सेलेक्टिवली काम करे जा रहा हूँ। कोई ये नहीं है कि सिर्फ एक ट्रैक लेके, कोई भी आर्टिस्ट है उसके साथ मैं कुछ इसी तरह का सोच रहा हूँ। सही। हाँ, कि ये एक चेन है, ये नॉन, ये हाँ, कहते हैं कि हाँ, म्यूजिक की तो वैसे ही कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई हदूद नहीं होती, वो तो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, हवा की तरह नहीं, कहीं पे भी चलता हुआ निकल जाए और इस तरह से ऐसे ही है। खैर, तो इमो एज माशाल्लाह आपको इतने साल हो गए म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, तो एज सीनियर म्यूजिशियन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, उनको एज सीनियर जो है वो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि हमेशा कहता हूँ कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, शॉर्टकट ना लीजिएगा। आप शॉर्टकट में नुकसान उठाएंगे। सीख लें, थोड़ा टाइम दे दें, इंस्पायर हो जाएं, किसी से सीख लें, बुरा नहीं माने अगर कोई आपको सिखा रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए आपको गाइड करेगा, और प्रॉपर तालीम लें इस चीज़ के लिए। सॉफ्टवेयर्स तो बहुत हैं, वो हम सब के लिए, सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ एक टूल है, बजाना आपने एंड ऑफ द डे, क्रिएट आपने करना है। तो सॉफ्टवेयर के मोहताज ना बने, पहले क्रिएटिव बन जाएं, सॉफ्टवेयर को यूज़ करें अपने अच्छे के लिए और कंपोज करें, अच्छा म्यूजिक करें। दैट्स इट, मैं ही बोलूँगा, शॉर्टकट नहीं लें, मेहनत करें। ये जो आपने बात कही है ना शॉर्टकट वाली, ये आजकल आई डोंट नो कि हमारी यंग जनरेशन को क्या हो गया, नॉट ओनली इन म्यूज़िक, हर चीज़ में ही आप उसमें चले जाएं, आप फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री या थिएटर है या XYZ, हमारी जो फ़न की जितनी भी हमारी जहतें हैं, कोई भी आप चीज़ ले लें, तो उसके अंदर इवन जर्नलिज्म इन रिपोर्टिंग, इसमें भी मैं देखती हूँ कि मतलब वो पहले मुझे एक मेहनत का जज्बा होता था ना, एक जो लोगों में, जैसे आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है, मेरा बैकग्राउंड जर्नलिस्टिक उससे है, हमने भी बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी स्किन गंवा दी, बाल गंवा दी, हमने काम करके मेहनत की हमने, मतलब स्टोरी होती थी, कोई भी चीज़, एक मिसाल दे रही हूँ मैं। तो आजकल ये जो आ गया है ना बच्चों के अंदर के जी, वो एक तो सोशल मीडिया ने माजरत के साथ बहुत दिमाग ख़राब किया लोगों का, कि हम जो है वो कुछ भी उल्टा सीधा कर ले वो वायरल हो जाता है। आप दिन रात जो है एक मतलब रातों रात आप जो है वो आर्टिस्ट बन गए। तो ये वाली जो चीज़ है, इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? मैं इसको तो बिलीव ही नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। देखें, अगर कोई ये एक ट्रेंड है कि वायरल होगी चीज़ तो आप हिट हो गए, लेकिन उसकी मुद्दत बहुत कम होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत छोटा होता है वो, ठीक है ना। कोई भी एक आर्टिस्ट उठा लें, जो आर्टिस्ट बन गए हैं, वायरल वीडियो से आर्टिस्ट बन जाते हैं लोग। हाँ, आजकल तो है, बहुत सारी मिसाल है। और सलाम है उन लोगों पे, उनको हायर भी कर लेते हैं। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, वो कहते हैं हाँ ये सही है। वो तो मसला ये होता है ना कि वो ब्रांडिंग होती है ना आपकी, वो एक आपकी फॉलोइंग, एक तो जो हमारी जो फैन फॉलोइंग और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपके इतने हैं, उसके इतने, इसने भी बड़ा वो किया हुआ है। मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है। मैं फॉलोअर हूँ नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुझे फॉलोअरों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा म्यूजिक बिकता है और सुनते हैं लोग, इज्जत करते हैं। ये फेक फॉलोअर्स होते हैं, खरीदे हुए होते हैं, बॉट्स होते हैं, ठीक है। थोड़ी दिन में इनके फॉलोअर्स चले जाते हैं, मगर अफसोस की बात है जितने ब्रांड वाले हैं ना, वो बोलते हैं यार इंस्टा पे इनकी फॉलोइंग देख लो। हाँ, ये एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताएं कि फ्यूजन पिछले 20 साल से है और 12 साल से पूरी दुनिया में टूर कर रहा है, फ्यूजन के फॉलोअर्स है ही नहीं सोशल मीडिया पे। हाँ, ये सवाल का जवाब मैंने दे रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, ये तो इंकिशाफ है कि फ्यूजन के फॉलोअर्स नहीं है। नहीं, मैं सीरियस बता रहा हूँ कि आप जाके चेक करें, गूगल करें, ठीक है। हमने अपना काम सुनाया है लोगों को, लोग इसलिए याद करते हैं। फ्यूजन को हटा दें, आप अली जफर को ले लें, आप आतिफ को ले लें, इनके फॉलोअर्स बाद में बने, इनके गाने पहले हिट हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स को देखें और लोगों को देखें, उन्होंने मेहनत YouTube और Facebook नहीं था 20 साल पहले, 25 साल पहले, ठीक है ना। आपने काम किया, वो मद्दाह जिसको हम कहते हैं ना, मद्दाह, और आपने काम किया ना उस पे, आपने पूरी दुनिया में शोज किए। आजकल तो फिर मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती ना, आप लोगों को तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी अपने आप को मनवाने में। इन नए लोगों को कहता हूँ कि आपको मेहनत करने की जरूरत है, ये आपके लिए बड़ा फेक है। मैं यही कर रही हूँ कि वो नहीं करते, उनको यही होता है कि बस कुछ ऐसा कर दे हम, कुछ उल्टा। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है कि माजरत के साथ हमारे यहाँ एक बड़ी वो चीज़ है, रिवायत ही बस चलती बनती जा रही है कि जो जितनी ज्यादा ऊटपटांग हरकत करेगा वो उतना ज्यादा हिट होगा। मैं माजरत के साथ चाहे तो बीप लगा दीजिएगा कि घटिया से घटिया जो भी काम करेगा वो ज्यादा हिट है, ठीक है। आई एम सो सॉरी बट दिस इज द ट्रूथ, ठीक है ना। तो ये मुझसे नहीं हो सकता
कि मैं जंपे नहीं लगा सकता। मैं आया हूँ म्यूज़िक करने, म्यूज़िक सुनाने के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, अच्छा म्यूज़िक सुनाने के लिए। मैं वही करूँगा। हाँ, कोई और आया है वो इस तरह की ऊट पटांग हरकत करेगा, वो उनका एक अलग क्राउड है, मेरा एक अलग क्राउड है, मुझे पता है। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। सही। अच्छा वो ये बताएं कि म्यूज़िक आप बनाते हैं तो म्यूज़िक में हमारे पास बहुत सारे वो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आपका फेवरेट कौन सा है? देखिए मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट मैं बजाता हूँ पियानो, ठीक है, दैट इज़ माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। जहाँ मिलेगा मैं बजाना शुरू कर दूंगा। लेकिन वो एक होता है ना कि आपका फिर एक बेबी बन जाता है ना, वो आपका बेबी हमेशा आपके साथ रहता है। मेरा मेजर इंस्ट्रूमेंट अगर कोई तबले वाला होता है तो वो तबले को बिल्कुल बच्चों की तरह रखते हैं, तो आप बच्चों की तरह किसको रखते हैं? पियानो, कीबोर्ड? तो वो कहाँ से सीखा आपने और कब सीखा? ये सबसे पहले मैंने एक किताब से सीखा। ओके, मतलब थ्योरी पहले पढ़ी है आपने? जी, 1990 में। ओके, बहुत साल हो गए। 1990 में फिर मेरे 2-3 उस्ताद हैं, जिसमें से अजहर हुसैन साहब हैं, जो आपके आसिम अजहर के वालिद। ओके, ठीक है, मेरे टीचर हैं वो अजहर साहब जी। एसबी जॉन साहब के साहबजादे जी, उनके साहबजादे रॉबिन जॉन, वो भी मेरे टीचर हैं। ओके ओके जी हाँ। और निज़ार भाई, एक बहुत निज़ार लालानी, एक बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, ही इज़ ऑल्सो माई मेंटोर एंड टीचर। तो ऐसे बड़े लोगों के साथ शर्फ हासिल हुआ सीखने का, तो बस वो एक जर्नी का हिस्सा बन गया। सही। तो कभी हुआ कि ज़रूर होता है उस्ताद से डांट पड़ रही होती है, नहीं ये ठीक नहीं बजाया और ऐसे नहीं बजाया? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, बहुत प्यार करते हैं। नहीं, लेकिन वो होता है ना सब म्यूजिक में कि जी वो नहीं सही बजाया, डांट पड़ रही है, दोबारा आप उसको दोबारा से करना है। ऐसा मगर हुआ नहीं मेरे साथ, थैंक गॉड, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी उनके सामने बजाने की, तो मैं खड़ा रहता था बस। वो जब चले जाते थे फिर प्रैक्टिस करता था। ये था। तो इसमें जो है वो पजीराई कब मिलना शुरू हुई? जब मतलब आप बजाना शुरू किया आपने शुरू से, तो कब आपको लगा कि नहीं अब लोग मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं? ये हो गया था मैंने 1990 से सीखना स्टार्ट किया, सीख रहा था मैं, और समझे कि 93 से मैं काम करने लगा। 93 से, तो तकरीबन 96-97 से मेरा नाम मतलब आप 1993 से म्यूजिक प्रॉपर बना रहे हैं? जी। वाओ जी। तो हम मुझे 2 साल पहले सीखने में लगे, मगर आपका प्रोसेस सीखने का आज तक है, मैं रोज सीख रहा हूं। वो तो है ऑब्वियस बात है, वो तो आप उम्र के किसी भी हिस्से में है, आप चाहे 80 की दहाई में है या 90 की दहाई में, लेकिन वो सीखने का अमल तो कभी भी नहीं खत्म होता आपका। तो वो पहले 2 साल इनिशियल थे बहुत हार्डकोर, उसके बाद आप रोज कुछ ना कुछ एक नया लेसन हो रहा होता था, आप सीख रहे होते थे। तो 95-96 से मेरा नाम बनना शुरू हो गया था मीडिया में, लोगों को पता था कि यार ये एक म्यूजिशियन है और ये काम कर रहा है, तो कमर्शियल्स, गाने, बहुत सारी चीज़ें करता था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ अच्छा बना लिया, आपने बहुत दिल से उसको बनाया, लेकिन वो उस तरह से वो चीज़ कामयाब नहीं हो सकी, कि आप कभी मोरल डाउन हुआ आपका कि दिल चाहा? वो तो रोज होता है, इसलिए कि क्लाइंट को कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं कमर्शियल्स का आदमी रहा हूँ ना। 95 से लेके 2015 तक मैंने बहुत कमर्शियल्स बनाए, बहुत अच्छे भी, और जो चीज सबसे अच्छी बनाई वो पसंद ही नहीं है उनको। अच्छा, तो मैंने होता है ना कि कोई चीज आप बहुत दिल से अपनी आप उसमें अपना दिल जान सब लगा रहे होते हैं किसी चीज के अंदर, और वो अगला एकदम से हाँ बेकार है। हाँ, वो ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने जिंगल बनाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं करना ही नहीं है, मैं करना ही नहीं चाहता, इसलिए कि उनको आपको समझ नहीं आनी, ठीक है, आपको अच्छा काम पसंद नहीं आता, आपको बिल्कुल ही लो लाइफ काम पसंद आता था, दैट्स देयर लॉस। बिल्कुल, लेकिन ये है कि इमू है और बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, फ्यूजन हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, तो हमारी ये दुआ है कि ये सिलसिला जो है ये बिल्कुल ख़त्म ना हो, क्योंकि हम मज़ीद सुनना चाहते हैं अच्छा म्यूज़िक, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक बनाने वाले बहुत कम लोग रह गए, तो जो लोग हैं हम बिल्कुल उनकी कदर करते हैं। तो उनमें से जो है वो एक इमू भी है। इमू आज हमारे साथ थे, उनकी जर्नी जो है वो हमने सुनी और ये भी देखा कि कब से कहाँ से चले थे, 90s से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला और अभी तक जारी है। और आज के शो में जो है वो हमें ये भी मालूम चला कि फ्यूजन जो है वो आफ्टर एक लंबे ब्रेक के बाद दोबारा से फिर फुल बैंग वापस आ रहा है, फुल बैंग के साथ वापस आ रहा है। तो बिल्कुल हम इंतजार करेंगे, हम मुंतज़िर हैं कि कब जो है ना वो दोबारा से हमें वही वैसा ही म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। तो बिल्कुल जनाब, इमू थे आज हमारे साथ, जिनकी हमने जर्नी आज सुनी है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में भी हम किसी ऐसे ही अपने ज़बरदस्त किस्म के किसी आर्टिस्ट के साथ गपशप करते हुए आपको नज़र आएंगे। अब हमारे पास जो है वो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चला जाता है, रुखसत का वक्त है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और सेलिब्रिटी के साथ इसी तरह से गपशप करते हुए हम आपको मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अगले एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़।